स्वागत है आपका आशीष सॉल्यूशन पर। और आज मैं आपको बताने वाला हूं क्लास 11 फिजिक्स के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो आपके हाल फिलहाल पेपर में आने के फुल चांस हैं। तो देखिए मैं आपको अध्याय 7 के पूरे प्रश्नोत्तर बताने वाला हूं जो आपके लिए बहुत ही अच्छे नंबर लाने के लिए 100% बिल्कुल अच्छे से लाने के लिए अच्छे आ सकते हैं। ठीक है, आपके नंबर तो आपके अध्याय 7 का नाम है कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। तो देखिए चलिए मैं आपको क्वेश्चन बताना शुरू करता हूँ। तो आपको वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और आपको कमेंट में जो कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आपके अध्याय 7 का नाम है कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। तो देखिए इसमें आपका पहला क्वेश्चन आता है, क्या आता है कि कार्य ऊर्जा प्रमेय लिखिए। तो देखिए कार्य ऊर्जा प्रमेय लिखिए, ये वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। आपको इसको अच्छे से याद कर लेना है क्योंकि पेपर में आने के 100% चांस है। ठीक है, तो देखिए कार्य ऊर्जा प्रमेय किसी बल द्वारा किया गया कार्य वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, अर्थात W बराबर K2 - K1। ठीक है, माना कि किसी वस्तु का द्रव्यमान m व प्रारंभिक वेग u है तो वस्तु की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा K1 बराबर 1/2 mu²। माना कि वस्तु पर बल F आरोपित किया गया है जिससे वस्तु में त्वरण A उत्पन्न हो जाता है। माना कि दूरी तय करने के पश्चात वस्तु का अंतिम वेग क्या हो जाता है, v हो जाता है। अतः वस्तु की अंतिम गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी हमारी 1/2 mv²। यहाँ पर u² होगा, यहाँ पर v² होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, गति के तृतीय समीकरण से AD का मान निकालेंगे। v² बराबर u² + 2as। जहाँ पर विस्थापन क्या है हमारा d है तो यहाँ पर d लिख दिया। ठीक है, अब v² - u², इसको यहाँ पर लिया माइनस को गया माइनस प्लस का 2AD। ठीक है, तो AD बराबर क्या हो जाएगा, v² - u²/2। समीकरण नंबर 3 हो जाएगा ये। ठीक है, अतः बल द्वारा किया गया कार्य W बराबर बल गुणित विस्थापन, तो W बराबर FD। परंतु हम जानते हैं क्या होता है, F बराबर ma, तो W बराबर MAD। फिर क्या हो जाएगा आपका समीकरण 1 से AD का मान हम रख देंगे। तो देखिए समीकरण 1 से AD का मान रखने पर m बराबर v² - u²/2, तो mv² - mu²/2 1/2 mv² - 1/2 mu² लिख सकते हैं। ठीक है, इसको तो ये क्या हो जाएगा, ये मान किसका था, K2 का, और ये मान किसका है हमारा K1 का। यही कार्य ऊर्जा प्रमेय। यहाँ पर कुछ नोट्स दिए हैं, इनको आप अच्छे से याद कर लें। ठीक है, और वीडियो को लाइक करना है बच्चों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है क्योंकि मैं आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ। आपको सिर्फ एक ही क्लिक करना पड़ता है, उससे मुझे बहुत मोटिवेशन प्राप्त होती है। तो देखिए बच्चों, एक क्लिक ही तो करना है, तो जल्दी से कर दो सब्सक्राइब, जल्दी करो करो, कर दिया ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपका, देखिए यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं, इसे सिद्ध कीजिए तथा मुख्य रूप से गिरते हुए किसी पिंड की यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है। सिद्ध करो कि स्वतंत्रता पूर्वक गुरुत्वाधीन नीचे गिरती हुई की यांत्रिक ऊर्जा नियत रहती है। ये आपका वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, इसको आपको जरूर याद कर लेना है क्योंकि ये बहुत सरल है और आपको ये आ भी जाएगी समझने। तो देखिए पहले आपको मैं इसका चित्र बता देता हूँ। तो इसका चित्र कुछ ऐसा बनेगा, बहुत ही सिंपल सा चित्र है, आपको ये समझ में आ गया बहुत ही अच्छे से, ये थ्योरम भी आ जाएगी। ठीक है, तो पहला दिया है यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा के योग को हम क्या कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं, अर्थात E बराबर K प्लस का P। मुख्य रूप से गिरती हुई किसी पिंड की यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण। माना कि द्रव्यमान का कोई पिंड की पृथ्वी तल पर S ऊंचाई पर स्थित है, भ्रामवस्था U बराबर 0 में स्थित है। कोई वस्तु पृथ्वी तल पर स्थित है, ठीक है, पृथ्वी तल से H ऊंचाई पर। पिंड की स्थितिज ऊर्जा हमारी ये हो जाएगी और पिंड की गतिज ऊर्जा ये हो जाएगी। तो v² मतलब वो गतिज ऊर्जा भ्रामवस्था में, ठीक है, तो यहाँ पर v² का मान 0 रख दिया, तो ये क्या आ गया हमारा 0। अतः बिंदु ए पर पिंड की यांत्रिक ऊर्जा निकाल लेंगे, तो E बराबर mgh जाएगा। फिर हो जाएगा, माना कि पिंड स्वतंत्र पूर्व गुरुत्वाधीन नीचे गिरता है, माना कि x दूरी तय करने के पश्चात बिंदु B पर पिंड का वेग क्या हो जाता है, v1 हो जाता है, तथा पिंड की पृथ्वी तल से दूरी हमारी क्या हो जाएगी, h माइनस का x। तो पिंड की गतिज ऊर्जा K बराबर 1/2 mv1², पिंड की स्थितिज ऊर्जा ये हो जाएगी h माइनस x। अतः बिंदु B पर पिंड की यांत्रिक ऊर्जा निकाल लेंगे, गति के तृतीय समीकरण से हो जाएगी, u का मान 0 रख देंगे, 2gx x, s का यहाँ पर मान विस्थापन क्या है हमारा x है, तो यहाँ पर 2gx आ जाएगा। अब जो v1 आया है, अब v1 का मान हम यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, कहाँ पर, यहाँ पर, तो ये रख देंगे तो आपका ये वाला आंसर आ जाएगा, E भी आ गया। अब माना कि पृथ्वी तल से टकराते समय बिंदु C पर पिंड का वेग क्या हो जाता है, v2 हो जाता है। पिंड की यांत्रिक ऊर्जा और पिंड की स्थितिज ऊर्जा निकाल लेंगे, फिर बिंदु C पर पिंड की यांत्रिक ऊर्जा निकाल लेंगे और फिर बिंदु C पर v2² का मान निकालेंगे। तो देखिए v2² का मान भी गति के तृतीय समीकरण से हम निकालेंगे। तो देखिए गति के तृतीय समीकरण हमको ये दिया है, तो v² बराबर क्या आ जाएगा आपका 2gh, अतः EC बराबर 1/2 m 2gh, 2 से 2 कट जाएगा, mgh आएगा। समीकरण 1 व 2 3 से E बराबर EB बराबर EC। इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, अतः सिद्ध होता है कि मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की कुल यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है। इस प्रकार से आपका ये वाला क्वेश्चन भी हो जाता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है, शक्ति किसे कहते हैं, इसका सूत्र मात्रक व सूत्र लिखिए तथा इसे सिद्ध कीजिए। शक्ति बराबर बल गुणित वेग होता है। तो देखिए शक्ति किसी कार्यकर्ता द्वारा कार्य करने की दर को उसकी शक्ति क्या कहते हैं, किसके द्वारा, कार्यकर्ता द्वारा।
द्वारा, ठीक है, इसे प्राय P से प्रदर्शित करते हैं। सूत्र क्या हो जाएगा, शक्ति बराबर कार्य बटे समय होता है, या P बराबर W बटे T। शक्ति अदिश राशि है, इसका मान समय पर निर्भर करता है। जो व्यक्ति कम समय में कार्य पूर्ण करता है उसे उसकी शक्ति अधिक होती है। अब जैसे कि कोई व्यक्ति ईंटें उठा रहा है, मतलब दो व्यक्ति हैं, अब कोई दो व्यक्ति ईंटें उठा रहे हैं, जिनमें से ए वाला व्यक्ति जल्दी उठाता है और बी वाला व्यक्ति बहुत देर में उठाता है, तो शक्ति किसकी ज्यादा हो जाएगी, ए वाली की होगी ना। यही बात यहाँ पर समझाने की बात की जा रही है, ठीक है। मात्रक क्या हो जाएगा, ऐसे पद्धति में जूल प्रति सेकंड या वाट, और सीजीएस पद्धति में अर्घ प्रति सेकंड, ठीक है। इस प्रकार से, और ये अन्य मात्रक भी होते हैं, इनको आप पढ़ लें, ठीक है। एक बार एक शक्ति बराबर क्या होता है हमारा 746 वाट। विमीय सूत्र क्या हो जाए, शक्ति का ml/t-3। माना किसी वस्तु पर बल F वेक्टर आरोपित किया जाता है जिससे वस्तु में विस्थापन dx वेक्टर उत्पन्न हो जाता है, अतः बल द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाए, dw बराबर F वेक्टर डॉट dx वेक्टर, dw बराबर F dx cos थीटा, ठीक है। अतः शक्ति P बराबर dw बटे dt। तो P बराबर dw को मान हमको ये दिया है, तो हम ये मान यहाँ पर रख देंगे F dx cos थीटा। तो F dx बटे dt cos थीटा, इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो dx बटे dt क्या होता है हमारा v का मान, मतलब वेग का मान होता है। तो P बराबर F b cos थीटा। यदि बल व विस्थापन की दिशा एक ही हो, अर्थात थीटा बराबर 0 हो, तो P बराबर F b cos 0 डिग्री। तो P बराबर F b, क्यों cos 0 डिग्री का मान क्या होता है हमारा 1, या शक्ति बराबर बल गुणित वेग, अतः सिद्ध होता है कि यही शक्ति के लिए सूत्र है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, शक्ति तथा ऊर्जा में अंतर स्पष्ट कीजिए। वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, आपको ये वाला भी याद कर लेना है। तो देखिए, शक्ति तथा ऊर्जा में अंतर, किसी वस्तु या कार्यकर्ता के कार्य करने की दर को उसकी शक्ति कहते हैं और कार्य करने की क्षमता को उसकी ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, ये अगला अंतर आता है, शक्ति की माप में समय का महत्वपूर्ण स्थान नहीं है, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका मान समय पर निर्भर करता है, इसका मान समय पर निर्भर नहीं करता। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, वाट होता है, और इसका एसआई मात्रक जूल होता है। शक्ति एक अदिश राशि है, ऊर्जा भी एक अदिश राशि है, दोनों क्या है हमारी अदिश राशि है। इसका विमीय सूत्र ml/t-3 होता है, इसका विमीय सूत्र ml/t-2 होता है। इस प्रकार से आपका ये वाला क्वेश्चन हो जाता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है, संरक्षी बल तथा असंरक्षी बल में अंतर लिखिए। तो देखिए, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, और हाँ, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करते चलना, ठीक है। तो देखिए, संरक्षी बल तथा असंरक्षी बल, संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य वस्तु कण के मार्ग पर निर्भर नहीं करता है, और असंरक्षी बल द्वारा किया गया कण के मान पर निर्भर करता है। संरक्षी बल द्वारा कण को एक पूरा चक्कर लगाने में किया गया कार्य शून्य होता है, असंरक्षी बल द्वारा कण को एक पूरा चक्कर लगाने में किया गया कार्य शून्य नहीं होता है। संरक्षी बल द्वारा किया गया केवल प्रारंभ अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है, असंरक्षी बल द्वारा किया प्रारंभ अंतिम स्थिति में बीच मार्ग की आकृति पर निर्भर करता है। उदाहरण लिख देना आप इन दोनों के, ये आपके 5 पॉइंट हो जाएंगे। तो देखिए, ये रहा उदाहरण, ठीक है। इस प्रकार से आपका ये वाला क्वेश्चन भी हो जाता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है, क्या आता है, प्रत्यास्थ संघट तथा अप्रत्यास्थ संघट में अंतर लिखिए। तो देखिए, प्रत्यास्थ संघट तथा अप्रत्यास्थ संघट में अंतर, वह संघट जिसमें निकाय का रेखी संविक्त तथा गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहती है प्रत्यास्थ संघट कहलाती है। वह संघट जिसमें निकाय का रेखी की संविक्त तो संरक्षित रहता है परंतु गतिज ऊर्जा का क्षय हो जाता है, अप्रत्यास्थ संघट कहलाता है। इसमें संरक्षी बल निहित रहते हैं, इसमें असंरक्षी बल निहित रहते हैं। उदाहरण, गैस के अणुओं के बीच टक्कर प्रत्यास्थ संघट का उदाहरण है, और दो गैसों का आपस में टकराना अप्रत्यास्थ संघट का उदाहरण है। इस प्रकार से आपका ये वाला क्वेश्चन भी हो जाता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है, जो कि वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। अगर आपने इसको कर लिया तो समझ लो कि आपके 4 नंबर पक्के हैं। तो देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है, सिद्ध करो कि एक विमीय पूर्णतः अप्रत्यास्थ संघट तो ऊर्जा की हानि होती है, ऊर्जा हानि के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए। एक ये वाला क्वेश्चन, एक और कार्य ऊर्जा प्रमेय। अगर आपने ये दोनों क्वेश्चन कर लिए तो 100% आपके 4 नंबर पक्के हैं। तो देखिए, एक विमीय पूर्णतः अप्रत्यास्थ ऊर्जा हानि के लिए व्यंजक, आप हिंदी लिख लेना, ये संघट के पूर्व की स्थिति है और ये संघट के बाद की स्थिति है। जब संघट होता है, दोनों वस्तुएं क्या होती हैं, वेग v से गतिमान होने लगती हैं। तो देखिए, निकाय का प्रारंभिक संवेग बराबर निकाय का अंतिम संवेग m1u1 प्लस m2u2, u2 का मान हमको 0 दिया है, यहाँ पर u2 का मान 0 है ना, संवेग का प्रारंभिक संवेग। तो यहाँ पर निकाय का अंतिम संवेग में क्या हो जाएगा, m1 प्लस का m2v, तो m1u1 ये हो जाएगा आपका, v का मान निकल जाएगा। तो संघट के पूर्व निकाय की गतिज ऊर्जा ये आ जाएगी आपकी, ठीक है, ये वाली। फिर आपका हो जाएगा संघट के पश्चात निकाय की गतिज ऊर्जा निकाल लेंगे, k2 बराबर समीकरण 1 से v का मान रख देंगे, ठीक है। तो k2 बराबर हमारा ये आ जाएगा, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। समीकरण 2 भाग समीकरण 3 कर देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, k1 बड़ा है k2 से, क्योंकि m1 प्लस m2 बटे mm, तो m1 बड़ा हो गया m1 प्लस m2, तो m1 प्लस m2 बराबर होगा, तो बराबर में क्या है हमारा k1, तो हमारा k1 बड़ा हो जाएगा। तो देखिए, k1 बड़ा है k2 से, अतः सिद्ध होता है कि एक विमीय पूर्णतः प्रत्यास्थ संघट में ऊर्जा की हानि होती है। अब हमको क्या निकालना है, ऊर्जा हानि के लिए व्यंजक भी तो निकालना है। तो देखिए, ऊर्जा हानि के लिए व्यंजक, अतः ऊर्जा हानि डेल्टा k बराबर k2 माइनस k1 होता है, ये हम निकाल देंगे, 1/2 mv², ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो डेल्टा k बराबर एलसीएम ले लेंगे इन दोनों का, एलसीएम लेने के बाद जो कुछ भी
होगा, काट देना है इनको और फिर आपका ये हो जाएगा, फिर एक डेल्टा के बराबर 1/2 लिख देंगे m1 डॉट m2 और m1 प्लस का m2 और u1 स्क्वायर, यही प्रत्यय संकट में ऊर्जा हानि के लिए व्यंजक है। इस प्रकार से आपका ये वाला क्वेश्चन भी हो जाता है। अगर आपको अंकित प्रश्न चाहिए तो आप मुझको कमेंट कर देना, मैं आपको अंकित प्रश्न भी बता दूंगा, ठीक है। तो और अगले पार्ट के लिए पार्ट 8 लिख देना कमेंट में, मैं आपको पार्ट 8 भी ले आऊँगा। इसके बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो अच्छा ही लगा होगा मेरे हिसाब से, तो क्योंकि मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, जो मैंने नोट्स बनाए ठीक है वो आपके लिए दे रहा हूँ। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में आपको जो कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और कुछ भी पूछना हो तो पूछ लेना, ठीक है। तो बाय।